बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे आज के क्लास में, जिसमें हम सीखेंगे फाइनाइट वर्ब्स। एक्चुअली वर्ब जो है वो हम देखें तो हमारे किसी भी भाषा का बहुत ही मुख्य अंग होता है। वर्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इसके चूँकि इसकी फंक्शनिंग भी बहुत प्रकार से होती है और इसका यूज़ भी बहुत प्रकार का होता है, इसलिए हमें अलग अलग जैसे हर सेक्शन में हमें कहीं ना कहीं वर्ब को पढ़ना पड़ता है। तो वर्ब अगर हम कहें तो बहुत ही एक इसका कहना चाहिए जो वो है चैप्टर जो है वर्ब का बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आज हम फाइनाइट वर्ब सीखेंगे, लेकिन हम फाइनाइट वर्ब सीखने से पहले थोड़ी सी स्टडी करेंगे कि एक्चुअली वर्ब क्या है। आप सब जानते ही होंगे कि वर्ब क्या है। अ वर्ड ऑफ ग्रुप of words that is used to indicate that something happens or exists, for example bring, happen, be, do। यानी कोई भी एक शब्द या शब्दों का एक समूह। हाँ, क्योंकि वर्ब में मेन वर्ब भी आता है, हेल्पिंग वर्ब भी आता है, जैसे हम ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। तो जब हम दोनों वर्ब एक साथ यूज करते हैं तो वो एक समूह हो जाता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाता है। तो चाहे एक वर्ड का आपका वर्ब हो और चाहे वो कई वर्ड से मिलाकर के आपका एक वर्ब बना हो, दोनों ही वर्ब की फंक्शनिंग दोनों ही करते हैं, इसलिए हम उसको वर्ब भी कहते हैं। इससे हमें पता चलता है, क्या पता चलता है, इंडिकेट करता है जैसे कुछ हो रहा है, कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, कुछ एक्सप्लेन हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल ब्रिंग, हैपन, कोई भी क्रिया, किसी प्रकार की भी क्रिया होने का पता हमको वर्ब से चलता है। जैसे कि ईट्स ग्रीन वेजिटेबल्स, अनु हैज़ ब्यूटीफुल डॉल। हम रखते हैं, किसी के पास कोई चीज़ है, कोई किसी चीज़ को ओन करता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चीज़ कैसी होती है, उसका नेचर कैसा है, कुछ भी बताने के लिए हमको वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्चुअली मैं आज आपको फाइनाइट वर्ब पढ़ाना चाह रही थी, लेकिन मैं इसको आज का क्लास थोड़ा सा शॉर्टन करूँगी, इसलिए कि जब बहुत लंबा हो जाता है तो मुझे लगता है कि आप लोग देखने में इतने इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, इसलिए हम इसको कई स्टेप में पढ़ेंगे। तो आज हम स्पेशली इसको कैटेगराइज करके रख देंगे, कल से हम फाइनाइट शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि वर्ब का क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। तो सबसे पहले तो वर्ब हो गया। अब हम वर्ब को दो भागों में बांटते हैं, किसमें, फाइनाइट में और नॉन फाइनाइट में। यानी कि कौन से फाइनाइट वर्ब्स हैं ये भी हम आपको बताएंगे, कौन से नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब फाइनाइट वर्ब में दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांजिटिव होता है और एक इंट्रांजिटिव होता है। तो मैंने जैसा बताया, आज मैं केवल आपको इन वर्ब्स के बारे में इंट्रोडक्शन ही दूंगी, डिटेल्ड विद एग्जांपल मैं आपको इसके बारे में कल समझाऊंगी। तो फाइनाइट वर्ब्स अधिकतर वो वर्ब होते हैं जिनको अभी तक हम लोग पिछले क्लासेस में देखते हुए चले आए हैं कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। फाइनाइट वर्ब्स जनरली वही वर्ब होते हैं जो हम जनरली यूज करते हैं, जैसे कि ही ईट्स ग्रीन वेजिटेबल्स, द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, विशाल रिपेयर्ड द टॉर्च, शिवम किक्ड द स्टोन, मनीषा ब्रोक द पेंसिल। ये सारे क्या है, ये सारे फाइनाइट हैं। अब इसमें फाइनाइट में भी दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांजिटिव होता है और दूसरा इनट्रांजिटिव होता है। अब ट्रांजिटिव कौन से होते हैं, ट्रांजिटिव हमेशा वो वर्ब होते हैं जिन्हें पूरा होने के लिए किसकी जरूरत होती है, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। आज आप लोग केवल मुझे सुनिए, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आज आप लोग केवल मुझे सुनिए। आज मैं केवल वर्ब का क्लासिफिकेशन ही पढ़ाऊंगी, आगे मैं एग्जाम्पल के साथ डिटेल्ड कल से शुरू करूंगी। आज आप केवल ये सुनिए और ये समझिए कि इसके कितने भाग होते हैं, दैट इज इनफ फॉर टुडे। दूसरे होते हैं इंट्रांजिटिव होते हैं। इंट्रांजिटिव कौन से होते हैं, इंट्रांजिटिव वो होते हैं जिनको पूरा होने के लिए, अपना पूरा सेंस देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। अब ऑब्जेक्ट से आप क्या समझते हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जैसे एक सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब हो गया, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट हो गया, कि जैसे कोई क्रिया हुई और उस क्रिया का असर किसके ऊपर पड़ा, अगर ये शो कर रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि मनीषा ब्रोक द पेंसिल, अब मनीषा ने तोड़ा, ये मनीषा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ब्रोक तोड़ा वर्ब हो गया, किसे तोड़ा, अ पेंसिल, एक पेंसिल को तोड़ा, तो पेंसिल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट के किए हुए कार्य का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ा वो ऑब्जेक्ट है। ये बड़ी सिंपल सी चीज है कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ने कोई क्रिया करी और उस क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ा वो ऑब्जेक्ट है। दूसरा, आप अगर देखें कि विशाल रिपेयर द टॉर्च, अब विशाल ने बनाया, अगर हम केवल कह दें कि विशाल रिपेयर्ड, विशाल ने रिपेयर किया, तो क्वेश्चन एक रेज होगा, व्हाट हैज बीन रिपेयर्ड बाय
विशाल। अगर हम इस प्रश्न का जवाब नहीं देंगे तो सेंटेंस अपने आप में अधूरा रह जाएगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा, उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। और सेंटेंस तभी बनता है जब उसका एक कंप्लीट सेंस होता है, तो वो अपने आप में सेंटेंस भी नहीं रह जाएगा। तो जब तक हम नहीं बताएंगे कि विशाल रिपेयर द टॉर्च, या विशाल रिपेयर द ट्रांजिस्टर, या विशाल रिपेयर द मोबाइल, जब तक हम उसके संग कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे वो सेंस अपने आप में अधूरा रह जाएगा और वो सेंटेंस नहीं बनेगा। तो जिन भी सेंटेंसेस में कर्ता कोई कार्य कर रहा है, यानी नाउन या सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, कोई क्रिया हो रही है, और उस क्रिया किसके ऊपर हो रही है, किसके लिए हो रही है, उसका क्या कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या असर हो रहा है, जब तक हम इसे क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन आप इसी में देखिए, इसी में इंट्रांजिटिव भी होते हैं। इंट्रांजिटिव कौन से होते हैं? इंट्रांजिटिव वो होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, उन्हें पूरा होने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। जैसे सीता लाफ्स लाउडली, सीता बहुत जोर से हंसती है। द सेंटेंस इज कंप्लीट इन सेल्फ। आपका पूरा जो मैसेज देना है वो मैसेज क्लियरली कन्वे हो रहा है कि सीता बहुत जोर से हंसती है, मगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा क्योंकि सीता के हंसने का किसी के ऊपर असर नहीं पड़ा। जनरली इनमें क्या होता है? जनरली इनमें एडवर्ब्स होते हैं जो कि आपके वर्ब को डिफाइन करते हैं। एडवर्ब्स लगे होते हैं सपोर्ट के लिए, वो आपके वर्ब को एक्सप्लेन कर देते हैं। चिल्ड्रन रोड ऑन द सैंड, बच्चे सैंड पर लिख रहे हैं। तो ये इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव। आप जैसे अब इसमें जो ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट्स भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हम आपको कल पढ़ाएंगे जब हम ये पूरा फाइनाइट शुरू करेंगे। दूसरे प्रकार के होते हैं नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट कौन से होते हैं? नॉन फाइनाइट वो होते हैं जो जनरली वर्ब की तरह पूरे सेंस में यूज नहीं होते हैं, पूरे सेंस में वो एज अ वर्ब यूज नहीं होते हैं। अब इसमें कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक तो जिरंड होता है। जिरंड क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, लेकिन ये किसकी तरह यूज होता है? ये वर्ब की तरह यूज नहीं होता है, ये यूज होता है नाउन की तरह। और जनरली ये नाउन की तरह तब यूज होता है जब ये सेंटेंस, जनरली, हमेशा नहीं, कभी कभी बीच में भी आ जाता है, लेकिन जनरली ये नाउन की तरह तब यूज होता है जब ये सेंटेंस की शुरुआत में लगा होता है। इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि ये वर्ब, ये जो जब ये हम जिरंड यूज करते हैं वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगा करके, और वर्ब की बेस फॉर्म में ही आईएनजी लगा करके हम कॉन्टिन्यूअस के लिए भी वर्ब तैयार करते हैं। लेकिन जब ये सेंटेंस के शुरू में लगे होते हैं तब ये जिरंड फॉर्म में होते हैं। जब बीच में ये ऑक्सिलरी के साथ लगे होते हैं तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह एक्ट करते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया कि रीडिंग बुक इज अ गुड हैबिट। अब रीडिंग बुक है, यानी यहां पर रीडिंग का मतलब पढ़ रहा, रही, रहे से नहीं है। यहां रीडिंग का मतलब है पढ़ना। क्या पढ़ना? पुस्तक पढ़ना। रीडिंग बुक इज अ गुड हैबिट, पुस्तक पढ़ना एक अच्छी आदत है। यहाँ पुस्तक पढ़ना क्या है? सब्जेक्ट यानी नाउन की तरह यूज हो रहा है। इसी तरह साइकिलिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। साइकिलिंग यहाँ पर वर्ब नहीं है, साइकिलिंग यहाँ पर जिरंड है जो कि नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। स्लीपिंग इज हर हॉबी, सोना उसकी हॉबी है। तो ये सारी चीजें हम आपको कल एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, आज मैं केवल एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। दूसरा हमारा होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कौन होते हैं? इन्फिनेटिव आपने अक्सर सीखा होगा कि जब हम टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म लिखते हैं वो क्या हो जाता है? वो इन्फिनेटिव होता है। वो इन्फिनेटिव्स होते हैं कि टू लगाकर हम वर्ब की बेस फॉर्म लिखते हैं। आपने बहुत सारे सेंटेंसेस में इस प्रकार का देखा होगा जब हम टू लगा के कर देते हैं कि ही डेयर टू ड्रीम, उसने सपने देखने की हिम्मत करी। ही कॉल्ड टू अपोलोजाइज, वो अपोलोजाइज करने के लिए बुलाया गया। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें टू के साथ हम वर्ब की बेस फॉर्म लगा देते हैं। अब आपका तीसरा जो है, तीसरा आपका होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी जिरंड की तरह ही वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनता है। अब आप देखिए कि इसमें वर्ब ही कितनी तरह से यूज करे जाएंगे, इसीलिए मैंने आज आपको केवल ये इनको एक इंट्रोडक्शन के लिए आज का ये सेशन रखा। कल से मैं आपको इनकी डिटेल्ड
समझाऊंगी कि कैसे क्या होता है। अब आपने देखा कि जिरंड भी आपके बेस फॉर्म में आईएनजी लगा के बना, वो नाउन की तरह यूज हुआ। अब यहाँ पर पार्टिसिपल का भी, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बेस फॉर्म में आईएनजी लगा कर बनेगा, और ये बहुत तरह से यूज होता है। ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है और भी बहुत तरह से, जिसको हम कल आपको बताएंगे कि किस किस तरह से यूज होता है। ये एडजेक्टिव की तरह से यूज होता है, प्रेडिकेट्स की तरह से यूज किया जाता है, पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है। तो इनके इस्तेमाल बहुत होते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल से बनता है। ये भी कई जगह अलग अलग रूप में यूज होता है। तो आपने पहला तो पढ़ा फाइनाइट। फाइनाइट में क्या था? वर्ब वही था, वर्ब के रूप में ही यूज होता था, बस उसमें सेंटेंस बनाने में एक में ऑब्जेक्ट लगता था और एक में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दो थे। लेकिन आपने जो नॉन फाइनाइट पढ़ा, नॉन फाइनाइट में काफ़ी घन चक्कर है, काफ़ी चीज़ें घूमी हुई हैं कि कहीं तो आप उसे जीरंड की तरह यूज़ करेंगे, कहीं इन्फिनेटिव्स की तरह यूज़ करेंगे और कहीं आप पार्टिसिपल की तरह यूज़ करेंगे। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हर डे सिखाएंगे, ताकि हमारा सेशन भी लंबा ना हो और आपको समझ भी अच्छे से आए। तो आज आप इसको अच्छे से बार बार सुनिए, बार बार सुन के इस कॉन्सेप्ट को पहली बात तो क्लियर कर लीजिए कि वर्ब्स के कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होते हैं। वर्ब को ही हम कैसे फॉर्म बदल करके उन्हें नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह, पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट की तरह यूज कर लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज की चीज़ समझ में आई होगी। चलिए कल से हम इस वर्ब के आगे डिटेल्ड स्टडी के लिए कल के सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।